अंधारे साहब वो का भी यहाँ आ चुके हैं, हाँ, अंधारे साहब। अंधारे साहब का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। इतने था, अंधारे साहब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाते थे, जी हाँ। मेरा मध्ययुगीन भारत का इतिहास मेरा यह विषय था। अच्छा, ये जब आप एमए पढ़ रहे थे, मास कम्युनिकेशन कर रहे थे या लॉ कर रहे थे, तब भी आजीविका का यही साधन था? यही साधन था। तो इसमें आप, इसके अलावा परिवार बड़ा हो गया, भाई बड़े हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, बहन की शादी तो करना था। परिवार जो बड़ा हुआ आपका, तो उसमें तो एक पत्नी भी होती, बड़ी हुई चीज में। हाँ जी। तो ये आपका बाकायदा देख सोच समझ के हुआ या बाकायदा परंपरागत तरीके से? परंपरागत तरीके से। तो उन्होंने जो आदमी की कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, उसको कैसे अपनी लड़की दे दी? ये तो उनके पिता से पूछना चाहिए। ये मुझसे पूछने वाला विषय, प्रश्न गलत जगह आ गया। तो अच्छा, ये आपकी तो साहित्य से भी बड़ी रुचि रही, तो कॉलेज जमाने में भी कहीं कवि सम्मेलन वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज या सुनने के लिए जाना होता था? कॉलेज जमाने में कभी कवि सम्मेलन आयोजित नहीं किया, लेकिन बगैर टिकट के कवि सम्मेलन देखने का बहुत आनंद आता था। और मेरे साथी जो थे बगैर टिकट के देखने वाले, उसमें गिरीश व्यास जी थे, नितिन गडकरी जी थे। अच्छा। हमने कभी टिकट खरीद के कवि सम्मेलन नहीं देखा। ऐसे उसका जो मजा है वो बचपन से मधुप जी को देखते देखते। तो नहीं, मधुप जी भी बचपन में ऐसे बिना टिकट के देखा करते थे कवि सम्मेलन। ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, कुछ कविता वगैरह लिखने का शौक आया आपको कभी? लेखन मेरा नहीं के बराबर रहा, कोई भी लेखन नहीं के बराबर रहा। हाँ, मैंने वक्तृत्व के चयन किया, वो भी एक दुर्घटनावश में वक्ता बन गया। अच्छा। मेरी वाणी केवल सत्यनारायण की कथा और विवाह में सप्तपदी तक की सीमित थी। जी। एक बीएमवी कॉलेज में मैंने जब बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो वहाँ एनुअल स्पोर्ट शुरू थे। अच्छा। और एनुअल स्पोर्ट में आर्ट फैकल्टी की टीम नहीं थी, कबड्डी की। तो मैंने बीए फर्स्ट ईयर से फाइनल तक सब बच्चे मिला के टीम बनाई। क्या बात। और टीम को लेकर के हम लोग स्पर्धा में उतरे। डॉक्टर सुरेश शर्मा एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे डिबेटर हैं। मधुप जी के विद्यार्थी रहे हैं डॉक्टर सुरेश शर्मा जी। और सुरेश शर्मा जी ने ऊपर एक स्पर्धा आयोजित की थी तत्क्षण भाषण की। अच्छा। तुरंत चिट्ठी निकालो और भाषण दो। तो फाइनल मैच तक हम लोग पहुंच गए थे। फाइनल मैच में हम लोग नीचे खड़े थे, उन्होंने कहा ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है, ऊपर आ जाओ। हाँ। और फाइनल में हमको सुरेश शर्मा जी ने ही हराया था। अच्छा। तो हम तो पराजित टीम के व्यक्ति थे, विजेता की बात सुननी पड़ती है, इसलिए हम चले गए सुनने के लिए। जी। और सुनने भी गए तो किस स्थिति में गए कि आजकल तो सारे के सारे ज़माने के हिसाब से स्पोर्ट्स की किट बदल गई है। उस ज़माने में एक निकर और सेंडो बनियान ये कबड्डी की किट हुआ करती थी। हाँ। हम उस हॉल में निकर और सेंडो बनियान पहन कर ही गए वहाँ सुनने के लिए। क्या बात है। वहाँ बैठे हुए थे लोग, भाषण दे रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। हमारे इंग्लिश के एक प्राध्यापक थे प्रोफेसर सरोदे। उस समय एक प्रचलन था, किशन जी आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, बीच का एक कार्यकाल ऐसा आया था कि दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो की जगह अंग्रेजी समाचार में भी आकाशवाणी बोला जाता था। तो सरोदे सर बोलते थे तुम हिंदी वाले बड़े बेकार हो, कि ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी क्यों बुलवाते हो करके। तो मैं कहता था कि भाई हिंदी के सम्मान है, आकाशवाणी को आकाशवाणी बोलने में क्या बुराई है। ऑल इंडिया रेडियो संस्था का नाम है और आकाशवाणी आकाशवाणी है, इसलिए इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। सहज उन्होंने मुझसे कहा कि क्लास में तो बहुत मजूरी करता है, हिम्मत है तो मंच पे आकर के बोल। क्या बात। मैंने मेरे जीवन में कभी मंच पर भाषण नहीं दिया था। मैंने देखा तो वहाँ चिट्ठियाँ निकल रही थी, धर्मनिरपेक्षता, दहेज प्रथा, प्रेम विवाह, नसबंदी, नशाबंदी। और इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज को हरा करके आई थी, इसलिए क्रिकेट पर भी होता था। अच्छा। और जिस समय वो स्पर्धा हो रही थी उस समय क्लाइव लाइड हमको 6-0 से हरा करके चले गया था विश्व विजेता बनने के बाद, वो समय था, इसलिए यही सब विषय थे। मुझे लगा इस पर तो बोला जा सकता है, सामान्य विषय है। मैंने मेरा नाम लिखा दिया और चिट्ठी निकाली। अब चिट्ठी निकाली तो कहावत है दुबले पर दो आषाढ़। मुझे मेरा विषय निकला रेखा की लक्ष्मण रेखा। मुझे उसका अर्थ ही नहीं समझा। सोचने के लिए 4 मिनट का समय था, मैं सोचते रहा लेकिन अर्थ ही नहीं समझा। मंच पर बोलने के लिए खड़ा हुआ। मैंने आपको मेरा परिधान बताया है कि एक निकर और सेंडो बनियान पहन के खड़ा था। इसका अर्थ मेरे शरीर के सारे रोम खुले हुए थे और मैं कपकपा रहा था कि मैं क्या बोलूँगा। मुझे जब अर्थ नहीं समझा तो मैं क्या बोलूँगा। अनायास समय सूचकता से पूरे हॉल में एक ही लड़की बैठी थी। उस लड़की का नाम रेखा था
और वो कॉलेज की लेडीज क्या रिप्रेजेंटेटिव बात थी। है। अच्छा, सही है। मैंने भाषण की शुरुआत की कि रेखा को कौन नहीं जानता। हाँ, अब अनायास आर्ट फैकल्टी की टीम पहले बार कबड्डी में उतरी थी, इसलिए सर्विस करके मैं किसी को भी आउट करके आऊँ तो अपने हाथ से अपनी पीठ ठोकता था, वारे मैं। तो एक दृष्टि से वो कॉलेज में जिसने मुझे देखा वो पीठ ठोकने लगता था। तो लोकप्रियता मिल गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि रेखा को कौन नहीं जानता, तो उस लोकप्रियता ने वहाँ काम किया। लोगों ने तालियां क्या बजाई, बात है। तालियां बजाई तो उत्साह बढ़ गया। लेकिन उतने में ही समाप्ति तो नहीं हो सकती, 4 मिनट बोलना है। सही बात। तो उस समय अमिताभ और रेखा की बहुत सी फिल्में चला करती थी। तो मैंने कहा कि मैं ये रेखा की नहीं, मैं वो रेखा की बात कर रहा हूँ करके। फिर भी 3 मिनट बाकी थे। हाँ, अनायास कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में सिक्स्थ सेंस होता है, जी हाँ। मेरा वो सक्रिय हुआ। और उसने कहा कि दयाशंकर 12वीं क्लास तक तुम अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हो और साइंस पढ़े हो, और साइंस में मैथमेटिक्स में बड़ी सुंदर परिभाषा है रेखा की, कि रेखा जो होती है ये बिंदुओं का समूह होती है और ये दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है, लेकिन लक्ष्मण रेखा जो होती है वो एक निश्चित सीमा के लिए होती है। क्या बात। 3 दिन पहले मैंने गीतांजलि टॉकीज में एक फिल्म देखी थी अशोक कुमार जी की, जिसमें वो गाना था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। वो नारी जीवन पर इसी विषय पर आधारित थी, उसको आधार लेके मैंने भाषण किया। मेरा सौभाग्य था कि जीवन के पहले भाषण में जिसने कभी भाषण नहीं दिया उसको प्रथम पुरस्कार मिला। और मैं क्या बात है। तो ये तो सब कॉलेज जीवन की बात है। मैं फिर से आ रहा हूँ, आपका जो आपने बताया परिवार बढ़ गया, तो जब परिवार बड़ा, शादी हो गई, जिम्मेदारी आपकी नहीं आ गई, तो उसमें क्या आपने कुछ सहयोग महसूस किया, लगा कि कहीं कुछ अवरोध आ गया है? आज भी मेरा संयुक्त परिवार है। हम तीनों भाई एक ही किचन में आज भी रसोई बनती क्या है। बात है, क्या बात है। मेरी माताजी 99 वर्ष की है। अच्छा, जिस दिन मैंने पद ग्रहण किया उस दिन माँ को साथ में लेकर के मैं हाँ, गया। क्या बात है, क्या बात है। संयुक्त परिवार है मेरा। तो ये बचपन में माँ कोई कहानियां वगैरह सुनाती थी आपको, कुछ याद है कोई? बहुत सारी कहानियां हैं माँ के द्वारा सुनाई गई, सब धार्मिक कहानियां होती थी। प्रेरक होती थी? हाँ, ये सारी धार्मिक कहानियां होती थी। हाँ, पिताजी बहुत सारी बातें सुनाया करते थे। पिताजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ज्योतिष के विद्वान थे। कर्मकांड में बहुत अच्छा उनका नाम था। नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी भी पूजन पौरोहित्य करते समय अपने मुख से दक्षिणा नहीं मांगे, इसलिए लोग उनको सुदामा नाम से पुकारते। और जब मैं जिंदगी में पहला चुनाव लड़ा 97 में, तो दयाशंकर तिवारी नहीं जीता था, सुदामा महाराज का बेटा चुनाव अरे क्या बात है, ये बहुत तो बड़ी ये बात, सम्मान मेरे पिता का था। बहुत बड़ी और उन्होंने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सिखाई। शायद मैं 9वीं में था उस समय, उनका देहांत नहीं हुआ होता, तो शायद दयाशंकर कोई और जगह होता, दयाशंकर यहाँ नहीं होता है। ये देखिए 2 दशक से भी अधिक समय से आप राजनीति में सक्रिय, नगर सेवक वगैरह, और हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ भाड़ हुआ करती है सवेरे से, तो समय का संचालन करना या संवर्धन करना आपने तब सीख लिया था या तकलीफ होती थी? तकलीफ तो होती है, अभी तो ज्यादा होती कारण होगी। आपके पास समय कितना है ये आपको मालूम है, लेकिन कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से दूर के चल के आया है जी। और आप उसको बोल दो कि मैं अभी नहीं मिल सकता, तो आप कल्पना कीजिए कि वो 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर से चल करके आया है। सही बात। कोई रिक्शे से आता है, कोई ऑटो से आता है, कोई अपनी 2 व्हीलर से आ जाता है। किस परिस्थिति से किस काम के लिए आता है हम अनभिज्ञ रहते हैं। उसको नहीं बोलना, ये संवेदना इसके लिए इजाज़त नहीं देती, संवेदना इजाज़त नहीं देती। ये मेरी अड़चन है। तो वैसे आजकल क्या आपकी, अभी नहीं, मेयर बनने के पहले बताइए आपकी कैसी दिनचर्या हुआ करती थी? जब से नगर सेवक था, सुबह का मेरा 11 बजे तक का समय जनसंपर्क कार्यालय में ही रहता था। जनता के प्रति मेरी जो जवाबदेही है एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं उसका निर्वहन करता हूँ। और मेरे कार्यालय में आया हुआ कोई भी व्यक्ति निराश होकर ना जाए, यही मेरी भाव होती है। और एक सौभाग्य रहा है मेरा कि मैं नगर सेवक रहते हुए भी पूरे शहर के लोग अन्य विषयों को लेकर के मेरे पास राय लेने आते हैं। और मेरी ईश्वर का आशीर्वाद है कि जिस समस्या को मेरा हाथ लगा उसका निराकरण अभी तक हुआ है। ये ईश्वर का आशीर्वाद ही मैं कहता हूँ। अच्छा, उस समय जो आपकी दिनचर्या ने, ये टीवी सीरियल या फिल्में वगैरह, कोई विद्यार्थी जीवन की बात जानने दीजिए, नगर सेवक बनने की बाद वाली क्या स्थिति रही थी आपकी?
ऐसा समझिए बॉर्डर पिक्चर के बाद मैंने पिक्चर नहीं देखी। और टीवी सीरियल वगैरह? टीवी सीरियल का तो ऐसा है कि जो विद्यार्थी जीवन में देखे होंगे, नहीं तो घर पहुंचने का कोई निश्चित समय नहीं। हाँ, घर कितना भी विलम्ब से पहुंचो, आजकल 24 घंटे न्यूज़ शुरू है, इसलिए न्यूज़ चैनल भोजन करते करते मैं देख लेता हूँ। देख लेते हैं। और सपरिवार कहीं होटल में जाना वगैरह वगैरह कुछ पहले जो हुआ? पारिवारिक उत्सव में ही होता है, किसी का जन्मदिन रहा, बस ऐसे शादी की सालगिरह रही, बाकी समय नहीं मिल पाता। और उसमें भी अवस्था ऐसी रहती कि पूरा परिवार चले जाता है, मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँचता हूँ, मैं सीधा वहीं पहुँचता हूँ। कारण अभी मेरे कारण महापौर बनने के बाद में यानी बहुत कम समय हुआ है, दिन हुए हैं, खाना भी नहीं बोल सकते, तो इन दिनों में आपने क्या कुछ बदलाव महसूस किया है? मेरी दिनचर्या में तो बदलाव इसलिए आ गया कि मैं सुबह 9 बजे मेरे जनसंपर्क कार्यालय में जाता था। अब जितने बजे बेल बज जाए उतने बजे जनसंपर्क शुरू हो जाता है। बेल बजती है बहुत ज़्यादा। किसी दिन सुबह 6:30 बजे कोई दरवाजे पे घंटी बजा देता है, किसी दिन 7 बजे बजाता है, और आने वाला व्यक्ति बहुत आस लेकर के आता है। इसलिए दिनचर्या सुबह के समय की तो पूरी बिगड़ चुकी है। लेकिन डायबिटीज़ का पेशेंट होने के कारण दिनचर्या में एक ही चीज़ सही है कि घर से निकलूँ तो कुछ खा के ही निकलता हूँ। अगर नहीं निकलूँ तो आपकी भाभी निकलने ना दें। क्या बात है। और फिर शाम वाम तक भी ये गतिविधियाँ चालू रहती है आपकी जनसंपर्क वाली की? शाम कब होती है इसका कोई अंदाज़ नहीं, रात कितने बजे घर पहुँचेगा इसका भी अंदाज़ नहीं। तो जब इनके समय नहीं मिलता आपको, तो ये भाभी की साड़ियाँ वगैरह या आपके कपड़े कौन लेता है? मैं जिंदगी में साड़ी खरीदने नहीं गया। नहीं गया? नहीं गया, जिंदगी में नहीं गया। ये तो अत्याचार है। साड़ी तो बिल्कुल अत्याचार नहीं है। नहीं, आज मेरे ख्याल से आज जाके आप एक साड़ी खरीदिए, ये जुड़ना जरूरी है। साड़ी तो भारतीय पति का एक बड़ा कर्तव्य होता है पत्नी के लिए। संयुक्त परिवार का जो लाभ होता है, हाँ। ये वही है कि मुझे साड़ी खरीदने नहीं खरीदना। अच्छा, आपके कपड़े अगर कौन सही खरीदता है? वही खरीदती है। बताओ, ये उल्टा हो रहा है या थोड़ा सा मामला चेंज होना चाहिए इसमें कुछ तो भी? और संयोग ही रहा है कि मैं जब छोटा भी था बचपन में, तब भी बहनें ही खरीदा करती थी। अच्छा। और आजकल के ज़माने में है सबके कपड़े अलग अलग हो गए। हमारे बचपन में तो एक ही थान आता था, उसी में सबके पैंट बनते थे, सबके शर्ट बनते थे, और एम्प्रेस मिल का कपड़ा सबसे अच्छा होता था, इसलिए उसी के बनते थे। ज़्यादा खुश हो गए तो बिन्नी के कपड़े ले लेते थे। क्या बात है, क्या बात है। तो उस समय लगता था कि टेरिकॉट क्यों नहीं मिलता है, आज एकदम उल्टा हो गया। आज एकदम उल्टा हो गया, आज टेरिकॉट कोई पसंद नहीं करता, सबको कॉटन चाहिए। उस समय कॉटन पहनने में भी लगता था कि भाई हमको कॉटन पहना रहे हैं। अच्छा, ये आपने बताया डायबिटीज़ है, इतनी गतिविधियाँ, आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त कैसा रखते हैं? सुबह के समय मैं हल्का फुल्का व्यायाम करता हूँ। अच्छा, करते हैं। डायबिटीज़ की दृष्टि से मुझे एक्चुअल साइटिका का पेशेंट हूँ मैं, मुझे लेफ़्ट साइड में साइटिका है, पिछले 17 वर्षों से है, लेकिन बीमारी को कभी मैंने मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसलिए सहजता से मैं जीवन जी रहा हूँ और बीमारी मुझ पर हावी नहीं होगी ऐसा विश्वास है। अच्छा, ये बताइए, ये तो स्थानीय स्तर पे एक सर्वोच्च पोस्ट होती है, इसके बाद आगे कुछ कल्पना है कि क्या किया जाए वगैरह? एक इलेक्शन तो आप लड़ चुके हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक के रूप में कार्य करता था। वहाँ से मुझे कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया। और संगठन का ऐसा दायित्व है कि संगठन जो आदेश करे उस दिशा में जाकर के कार्य करना पड़ता है। संगठन का आगे भी कुछ आदेश होगा तो उसको सिरोधार्य करोगा। अपना निर्णय स्वयं लेना ये संगठन की परंपरा नहीं है, और मैं संगठन का एक बंधा हुआ कार्यकर्ता हूँ। और संस्कार भी ऐसे है कि विद्रोह नहीं करना चाहिए। विद्रोह किन बातों का करना चाहिए उसका पालन करेंगे। अच्छा, आप तो कवि सम्मेलन साहब में बहुत जुड़े हुए हैं। हाँ जी, काफ़ी शुरू से, और आप खुद भी ऑर्गेनाइजर भी हैं, संयोजक भी हैं। तो देखिए, आज से 30 साल पहले की बात समझ लीजिए, 40 साल पहले की। मधुप जी तो खैर उसके पात्र है कवि सम्मेलन के। तो सामने MP बैठे हैं, MLA बैठे हैं, कभी मंत्री भी बैठे हैं, और यहाँ कवि बाकायदा मंच से धुआंधार सरकार की धज्जियाँ उड़ा रहा है, और वो भी ताली बजाते थे, वो भी मुस्कुराते थे, और जनता भी मुस्कुराती थी। आज हमारे विचार में एक माहौल थोड़ा सा कुछ अजीब सा हो गया है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। पहले के जो राजनेता थे वो सारे के सारे राजनेता जो थे वो पेटी से पैदा हुए थे, मत पेटी से।
और आज के जो राजनेता है ये पेट से पैदा हुए हैं, पेटी से नहीं पैदा हुए। इसलिए वो जो संवेदना है कि जिस जनता ने मुझे निर्वाचित करके दिया, उसकी तलखी को मैं सुन सकूं, ये उन्हें बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि होता ये है कि वो पूरा कवि सम्मेलन एक साइड में चला है, तो वो कवि सम्मेलन की जो एक गरिमा या उसकी जो एक मजा वो करीब करीब नष्ट, या तो फिर वो सीधा हास्य वैसे वगैरह सब। अच्छा, आपके इस कवि सम्मेलन मैं तो कई अटेंड किया आपके नोटिस के, उसमें मैंने देखा कि बड़ी देशभक्ति की भी रचनाएं होती है, श्रृंगार की भी होती है, हास्य के भी कवि मौजूद रहते हैं। और मेरा निवेदन है आपसे ये कि इस परंपरा को आप बनाए रखिए। इस बार कोविड के कारण नहीं हो सका, नहीं तो प्रतिवर्ष अटल जी के जन्मदिन पर वह कवि सम्मेलन होता ही है। कोविड के कारण शासन ने अनुमति नहीं दी। अब देखते हैं, उस कवि सम्मेलन की शुरुआत भी हमने जो की थी 1997 में गांधी बाग बगीचे का नूतनीकरण हुआ था, वह आज़ादी की स्वर्ण जयंती थी। अब बगीचे का नूतनीकरण किया है, वो याद लोगों के मन में रहना चाहिए जिससे बगीचा जिंदा रहे। इसलिए बगीचे का नूतनीकरण 28 मार्च को हुआ था। इसलिए 28 मार्च के आसपास जो भी शनिवार आता था उस दिन हम उसका आयोजन करते थे। कालांतर में ये 10 बजे वाला समय आ गया। जब 10 बजे वाला समय आ गया तो सबसे योग्य दिन था अटल जी का जन्मदिन, कारण उस दिन क्रिसमस होने के कारण रात 12 बजे तक का समय मिल जाता था। इसलिए हमने वो तारीख परिवर्तन करी और इस दृष्टि से, और उसमें भी एक कवि सम्मेलन त्रिशताब्दी वर्ष को लेकर के था। आदरणीय मधुप जी भी उस कवि सम्मेलन में थे। और आपने जो विषय कहा, तत्कालीन महापौर सामने बैठे हुए थे और एक सांड बनारसी करके कवि आए थे, उन्होंने मंच पर से कुछ ऐसी कविता पढ़ी जो महापौर को लेकर ही थी। वो उठ करके चले गए वहाँ से। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कारण उचित नहीं लगता, लेकिन ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। आपके विरोध में बोली हुई बातों को सुनने का आपने मात्रा होना चाहिए। और वो आपको नहीं बोल रहा, आप जिस बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसकी बुराई आपके सामने रख रहे हो, एक व्यवस्था को बोल रहे हो। आप उसको व्यक्तिगत लेने का कोई कारण नहीं है करके। हमारे यहाँ अड़चने ऐसी है कि हम आजकल हर चीज़ व्यक्तिगत लेने लगे। और उसका कारण यह है कि राजनीति धीरे धीरे ऐसी परिवर्तित हो रही है कि लोगों ने सारी की सारी चीज़ें व्यक्तिगत ही समझ ली है करके। तो ये परिवर्तन समाज में भी वैसे ही दिख रहा है और उसकी परिणति ही यह है कि लोग उससे दूर भागना चाहते हैं करके, उद्घाटन करके भाग जाना। मेरा पहला कवि सम्मेलन था 1997 का। देवेंद्र जी महापौर थे और कहने में बड़ा, गांधी बाग परिसर में पहला कवि सम्मेलन था, लोग आएंगे या नहीं आएंगे यक्ष प्रश्न था। तो बगीचे के अंदर ना लेते हुए एक चौराहे पर जहाँ रात को 12:30 बजे तक होटलें शुरू रहती हो, यादगार होटल के सामने मैंने कवि सम्मेलन लिया। वेद प्रताप वाजपेयी आए थे उसमें। मधुमिता पहली बार आई थी, जब वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी तब की बात है। सुबह 5 बजे तक कवि सम्मेलन चला और महापौर देवेंद्र फडणवीस जमीन पर पालथी मार करके पूरी रात बैठे रहे। और मैं पालथी मार के शब्द का उल्लेख इसलिए विशेषता कर रहा हूँ कि जिन्होंने देवेंद्र जी की उस देह यष्टि को देखी है जब वो महापौर थे, आप कल्पना कीजिए कि उतनी बड़ी देह यष्टि के साथ में पालथी मार करके बैठना कितनी बड़ी समस्या थी, लेकिन देवेंद्र जी बैठे थे। तो ऐसे रसिक रहे हैं। हरिओम जी अनेक बार बताते हैं कि सामने हम नेताओं को गाली देते हैं और अटल जी बैठ करके कविता सुनते हैं। तो ये तो इतनी तो स्वीकृति होनी चाहिए कि हम, और आलोचक अगर पास में हो तो आपको परिष्कृत ही करता है, आपको शुद्ध ही करता है, आपको तरासता ही है। इसलिए आलोचना सुनने का एक अलग आनंद होता है, उसको उसी दृष्टि से सुनना चाहिए। तो बड़ा अच्छा कवि सम्मेलन को आपने अटल जी के जन्मदिन से जोड़ा है, सच में बड़ी अच्छी बात। और ये नागपुर का सौभाग्य है, अटल जी को मधुर जी संचालन कर रहे थे। अटल जी ने धनवटे रंग मंदिर पर बाकायदा कविता सुनाई और हमारा सौभाग्य कि हमने अटल जी को सुना। तो और ऐसे व्यक्तित्व के साथ में काव्य व्यक्तित्व, और जैसा आपने बताया बिल्कुल निर्लिप्त ढंग से मजा लेने वाले कविता तो आज जरूरत यह है कि श्रोता भी इसी ढंग से कविता को लेना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा कहीं कुछ मैं इसमें श्रोताओं को दोष नहीं दूंगा। कैसा होता है कि किसी व्यक्ति को आप जो परोस रहे हो उसको आदत पड़ जाती है। काव्य मंच से मैं अगर कहना चाहूँ तो कविता ने हास्य और व्यंग में जो अपना स्तर बना करके रखा था वो पूरी समाप्त हो गई। सही बात। मेरे विद्यार्थी जीवन में एक डिबेट का स्वरूप ऐसा था कि भाषण के बाद जज प्रश्न पूछेगा
उसने मुझसे प्रश्न किया था कि हास्य में और व्यंग्य में क्या अंतर है। तो मैंने एक लाइन में उत्तर दिया था कि हास्य में भी हंसी आती है और व्यंग्य में भी हंसी आती है, लेकिन व्यंग्य में कभी ओछापन नहीं होता, हास्य में ये हो सकता है। मैं तो केवल ओछापन कह रहा हूँ, आज कविता के मंच से फूहड़ता प्रदर्शित हो रही है। बेशक बेशक। और इसके कारण वही स्वभाव श्रोताओं का भी हो रहा है, वो वही पसंद करते हैं, और जो वो पसंद करेंगे आयोजक की मजबूरी हो जाती है, वैसा एक आधा व्यक्ति कवियों की रखने का। मजबूरी, अगले बार बुलाना चाहिए तो वही पेश कर रहा है। तो इसमें श्रोताओं का भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। श्रोताओं ने अगर फुहड़ता को फूट कर दिया, उसका विरोध कर दिया, तो आप यकीन मानिए कि अपने आप बंद हो जाएगी। क्या बात, अपने आप बंद हो जाएगी। अब ये महानगर पालिका में आप जैसा महापौर मिला है, तो कुछ साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ अभियान चलाने का विचार है आपका? मुख्य रूप से 2 बातों पर मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया है। कारण मैं 1 साल के लिए महापौर बना हूँ, लेकिन 1 साल में 2 चुनाव आ रहे हैं, इसलिए 3 महीने आचार संहिता में चले जाएंगे तो 9 माह का समय बचता है। सही बात। इस 9 माह के समय में भी अड़चन ऐसी है कि 5 डेज वीक हो गया है, तो शनिवार और इतवार निकाल दो तो 8 महीने का समय बचता है। इस 8 महीने में से भी मेरा 1 माह का समय चले गया है, तो मेरे पास 7 महीने का समय है। मुझे यही लगता है कि 8वें महीने में जन्म श्री कृष्ण ने लिया था, वो बहुत उत्पाती थे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते थे। तो कुछ भी उत्पात करो, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करो जो सार्वजनिक जीवन को लेकर के होगा। 2020 ने हमें बताया कि जीवन में मनुष्य के पास करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन हॉस्पिटल में बेड ना होना तो कोरोना करोड़पति को भी रास्ते पर मार देता है। क्या बात। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी जो है उसका स्वास्थ्य है। इसलिए नागपुर शहर का स्वास्थ्य संवर्धन होना चाहिए। इसलिए 7 तारीख को पद ग्रहण करने के साथ मैंने एक अखबार में पहली प्रेस में घोषणा करी कि नागपुर शहर में आने वाला वर्ष जो है ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ लेकर के आ रहा है। 15 अगस्त से हम लोग डायमंड जुबली हमारे आज़ादी की मनाएंगे। तो नागपुर महानगर पालिका में 75 नए दवाखाने खुलना चाहिए, ऐसा मैंने संकल्प लिया। बहुत बढ़िया। अब ये दवाखाने शहर का विस्तार इतना हो गया कि आउटर में दवाखाने नहीं है। महानगर पालिका के बहुत से ऐसे बड़े बड़े स्लम हैं जहाँ दवाखाने नहीं है, तो केवल नाम मात्र 10 रुपये में उनको औषधि मिलनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हम वहाँ करें। और मैं इस मत का हूँ कि कोरोना ने हमें केवल रुलाया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सिखाया भी है। नागपुर शहर की 378 संस्थाओं ने मिलकर के नागपुर शहर के 75 लाख भोजन के पैकेट्स बनाए हैं, जो महानगर पालिका ने 62 दिनों में वितरित किए। जो शहर नागपुर महानगर में प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को भोजन कराता है, वो शहर 75 हॉस्पिटल कभी भी चला सकता है। इसलिए सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से हॉस्पिटल चलाने का हमने निर्णय लिया। और मैंने आपको पहले बताया मेरी रुचि इतिहास में है, इसलिए मैंने प्रेस में घोषणा करी कि यह हॉस्पिटल का नाम किसी राजनीतिक नेता के नाम से नहीं रहेगा। क्या बात, वाह। मैंने कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए हॉस्पिटल का नाम वंदे मातरम जन स्वास्थ्य केंद्र ही होगा करके। वाह। और केवल जन स्वास्थ्य केंद्र नहीं होगा, मैं जिस परिवार से आया हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि 9वीं क्लास में पिता का देहांत होने के बाद मधुप जी ने प्रश्न किया कि हंसापुरी बजरिया में पढ़ने वाला कहाँ से निकल गया कर। तो आप मेरे लोकेलिटी की कल्पना कर सकते हैं। उसके बावजूद भी निष्कलंक अगर मैं जिया हूँ तो संस्कार देना मेरे परिवार का एक स्वभाव रहा है। इसलिए हॉस्पिटल भी संस्कार दे करके जाए, इसमें एक योजना मैंने जोड़ी है। अब देखिए, हम 15 अगस्त 26 जनवरी सारे राष्ट्रीय पर्वों पर जब नारे लगाते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, भगत सिंह की जय, यही नारे लगाते हैं। मैं मंच पर से सैकड़ों बार बोल चुका हूं कि क्या आज़ादी के बाद भारत माता की कोख इतनी सूनी हो गई कि जिनके नाम के हम नारे लगा सके, ऐसे लोगों ने पैदा होना बंद कर दिया करके। ये प्रश्न मैं बार बार करता था और मुझे उत्तर देने का मौका महापौर के रूप में मिला। मैंने तय किया है कि भारत माता के वे वीर सुपूत जिन्होंने भारत की सीमा पर खड़े होकर अपने रक्त से भारत माता का रक्ताभिषेक करके इस राष्ट्र की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का काम किया है, ऐसे परमवीर चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता, वीर चक्र विजेता, शौर्य चक्र विजेता, ऐसे 75 लोगों के नाम से 75 दवाखाने हो गए। और केवल इतना ही नहीं, वो दवाखाने में एक व्यक्ति का जीवन चरित्र लिखा होगा और जीवन चरित्र जहाँ समाप्त होगा उसके नीचे एक पंक्ति बड़े अक्षर में लिखी होगी कि मैंने इस देश के लिए अपना सब कुछ दिया, अब तुम्हारी बारी है, कब से शुरू हो रहे हो। कि यहाँ से भी संस्कार दिया जा सकता है।
संस्कार देने के लिए आवश्यकता नहीं है कि आप किसी सभागृह में बैठकर, कक्ष में बैठकर के परिवार में संस्कार दें। हॉस्पिटल भी संस्कार दे सकता है और राष्ट्रीय संस्कार दे सकता है। इस प्रकार का नियोजन किया। बहुत बढ़िया। इस हॉस्पिटल की इमारत महानगर पालिका की होगी, यहाँ बिजली महानगर पालिका की होगी, यहाँ पानी महानगर पालिका का होगा, यहाँ सफाई की व्यवस्था महानगर पालिका करेगी। केवल डॉक्टर और औषधि की जो व्यवस्था है ये किसी सामाजिक संस्था के माध्यम से किया जाए, इस प्रकार का नियोजन किया बहुत गया। बढ़िया, बहुत अच्छा। और एक ईश्वर का आशीर्वाद है कि 75 की मैंने संकल्पना की है। यह प्रस्ताव विधिवत शासन की मंजूरी के लिए आने वाली 18 तारीख को, यानी 2 दिन बाद महानगर पालिका के सभागृह में है। लेकिन ऐसे ही चर्चाओं में जब मैं इस विषय को सामने रखता हूँ तो 35 से 40 लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है। मैं संकल्प लेकर के चल रहा हूँ कि 7 जनवरी को मैंने पद ग्रहण किया था, तो 7 मार्च तक के हो सके तो 75 या हॉस्पिटल पूरे हो जाए तो मैं दूसरी दिशा में काम कर सकूँ करके। मुझे विश्वास है कि इस शहर के दानदाता इस संस्था के माध्यम से हॉस्पिटल का संचालन करने के लिए सजग तैयार रहेंगे और हम उसमें नैसर्गिक रूप से सफल होंगे, किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं। दूसरी, शिक्षा के साथ, शिक्षा को भी इसके साथ में मैंने जोड़ा, स्वास्थ्य के साथ में। कारण महानगर पालिका के विद्यालयों को लेकर के लोग बड़ी गंदी गंदी बातें करते हैं, लिखते भी गलत गलत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सहारिया जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एजुकेशन के, वो नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में राइट टू एजुकेशन समझाने के लिए आए और उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के सारे महानगर पालिकाओं का जब अध्ययन किया गया तो जितनी आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए उसमें 100 में से जब नंबर दिए गए तो सर्वाधिक नंबर नागपुर महानगर पालिका को थे। मुंबई और पुणे भी हमसे पीछे थे। हमको 64 नंबर थे, हमारे बाद पुणे थे उसको 36 नंबर थे, इतने पीछे थे। लेकिन उसके बावजूद भी महानगर पालिका के विद्यालयों में जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। उसको और अच्छे से हम कैसे परिष्कृत कर सकते हैं, इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। एक मेरे मित्र हैं, आप सभी लोग डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र जी से परिचित हैं। उनका छोटा भाई है प्रमोद। हम लोग विद्यार्थी जीवन में मेरे साथ डिबेटर था, मुन्ना बोलते हैं। जब मैंने 75 हॉस्पिटल की योजना बनाई तो ब्रिगेडियर है, यहाँ हैदराबाद में पोस्टिंग है। मेरे उससे फ़ोन पर बात हुई तो उसने कहा सेना के लिए कर रहे हो तो विद्यार्थियों के लिए सुपर 75 क्यों नहीं बनाते? अगर आनंद कुमार सुपर 30 बना सकता है तो दयाशंकर सुपर 75 क्यों नहीं बना सकता? मैं तो चुनौती स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूँ और बड़ा आनंद आता है जब उसको सफल होते हुए देखता हूँ। 7 तारीख को मैंने पद ग्रहण किया। उस दिन मैंने घोषणा की कि मैं सुपर 75 बनाऊंगा। मैं 75 दवाखाने, सुपर 75, जब मैं बोल रहा था तो पत्रकार मेरे तरफ ऐसे देख रहे थे, कोई दूसरे लोग से तो प्राणी यहाँ नहीं आ गया महानगर पालिका में करके, विश्वास ही नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से मैं इस बात को मानता हूँ कि आपके संकल्प में अगर शुद्धता है तो ईश्वर आपके कदम से कदम मिला के कदम ताल करता है करके। भैया, आपको सुन करके खुशी होगी कि 15 जनवरी को मेरे कार्यालय में नागपुर शहर की सारी ट्यूशन चलाने वाले लोग आए। वो निवेदन लेकर के आए थे एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट की सारी ट्यूशन क्लासेस बंद है, इसको शुरू कराइए। अगर स्कूल चालू हो गया तो ट्यूशन क्लास क्यों नहीं चालू हो सकती? अब अंधा क्या मांगे दो आंख। मेरे सामने वो खड़े थे जो मेरे 75 बच्चों को दत्तक ले सकते थे। और मैं तो इस मत का हूँ, मैंने बताया मेरा परिवार का कारोबार जो है ये पौरोहित्य का रहा है करके। इसलिए भिक्षा मांगना और शिक्षा देना ये ब्राह्मण का मूल कर्तव्य है और मैं मांगने में कभी पीछे नहीं हटता। मैंने उनसे तुरंत कहा आपकी ट्यूशन क्लास तो मैं चालू कर दूंगा, लेकिन कुछ देना पड़ेगा। अब राजनीतिक मंच का महापौर बोले देना पड़ेगा तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी शिकन आ गई। मैंने कहा भाई घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं जो मांग रहा हूँ वो सार्वजनिक तौर पर मांग रहा हूँ। और मैंने उनको बताया कि मेरे मस्तिष्क में एक संकल्पना है कि नागपुर शहर के 75 बच्चे, महानगर पालिका के 75 बच्चे, आनंद कुमार को बाहर बच्चे ढूंढने जाना पड़ता है। महानगर पालिका में तो गरीबी बच्चे पढ़ने आते हैं ना, अमीर का तो आते नहीं, इसलिए हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे 8वीं क्लास के बच्चों की आप परीक्षा लो, इसमें से 75 बच्चे सिलेक्ट करो, फिर उनका IQ टेस्ट करो, इसमें कौन इंजीनियर के लायक है, कौन मेडिकल के लायक है और कौन किसका शरीर शस्त्र अच्छा है और सेना में अधिकारी बन सकता है। 25 JEE के लिए, 25 मेडिकल फैकल्टी के लिए और 25 NDA के लिए, ऐसे 75 बच्चों को तैयार करना है करके आपकी इसमें मदद लगेगी। आपको सुनकर के खुशी होगी कि एक क्षण भी नहीं गया, उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी कि हम इसके लिए तैयार।
और उन्होंने कहा ट्यूशन चालू कर दूं, उनको अधिकार नहीं है इसका, अधिकार नहीं है वहाँ पर उनको ट्यूशन क्लास चालू करने का, कारण पेंडेमिक में सारे अधिकार निगम आयुक्त के पास सीमित है। मैंने निगम आयुक्त जी को फ़ोन किया कि भाई आप ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दीजिए, ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं करके। तो उन्होंने कहा कि कहीं भी शुरू नहीं है महाराष्ट्र में, शासन के निर्देश के बगैर मैं शुरू नहीं कर सकता। मैंने उनसे कहा कि मैंने उनको जबान दिया है कि सोमवार को शुरू कर दूंगा करके। भाई उन्होंने कहा आप पहले मुझसे बात तो कर लेना था। मुझे लगा नहीं शुरू करना चाहिए, आप मदद कीजिए। मैं बोला शाम को 5:30 बजे पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने क्लास चालू करने की अनुमति दे दी उसी तारीख को। मैंने मेरे आयुक्त को फ़ोन किया, आयुक्त ने कहा कि सोमवार को हम भी कर देंगे। सोमवार को उन्हें बुलाया मैंने, महानगर पालिका के हमारे एडिशनल कमिश्नर अतिरिक्त आयुक्त के साथ, शिक्षण अधिकारी के साथ एक MOU हुआ। उन्होंने हमारे 75 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। तारीख निश्चित हुई कि आने वाली 28 फरवरी को महानगर पालिका के 450 8वीं क्लास के बच्चों की परीक्षा होगी, जिसमें से 75 का चयन होगा और मार्च के पहले हफ्ते से इन 75 बच्चों को वे लोग पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। इन्हें 8वीं से लेकर के 12वीं तक की पूरी शिक्षा देंगे कि इनमें से 25 बच्चे JEE में जा सके, 25 बच्चे मेडिकल में जा सके, 25 बच्चे NDA में जा सके। और विशेष बात कि ये बच्चे को आवागमन में अड़चन नहीं होनी चाहिए, इसलिए जिस परिसर में उसका निवास स्थान है उसके पास की जो सर्वश्रेष्ठ ट्यूशन क्लास होगी उसी क्लास में उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी ली कि उनको आने जाने में। अब मैंने पहले बताया मेरा स्वभाव तो मांगना है, इतने पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ, कारण दक्षिणा के बाद ब्राह्मण बोलता है कि अब गोदान दे दो अब सांगता दे दो, इसलिए ब्राह्मण तो संतुष्ट रहने वाला नहीं था। हमने कहा ये तो आपने दे दिया और आपकी ट्यूशन क्लास हमने आज से चालू कर दी, अब आपकी एसोसिएशन की तरफ से एक बात चाहिए। उन्होंने कहा क्या बात चाहिए? मैंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से हम लोग महानगर पालिका के 100 बच्चों का चयन कर रहे हैं और उन्हें पढ़ा रहे हैं, और उन्हें जो पढ़ा रहे हैं हम वो पढ़ाई का हमको रिजल्ट भी मिल रहा है। महानगर पालिका के 10 से ज़्यादा बच्चे 90% से ज़्यादा अंक लेकर के प्राप्त हो रहे हैं। हमारे यहाँ कमल साहू नाम का एक बच्चा, पिता रिक्शा चलाते हैं, बगैर ट्यूशन के 96.77% लेकर पास हुआ। तो ये प्रतिभा हमारे पास है, लेकिन हम इनको वातावरण नहीं दे सकते। टीचिंग टेक्निक जो होनी चाहिए वो हमारे शिक्षक उसमें निपुण नहीं है। वर्तमान दृष्टि से जिस प्रकार से उनको हमने परिष्कृत करना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। आप हमारे 100 बच्चों को पढ़ाओगे क्या? वातावरण ऐसा बन गया था कि उन्होंने उसके लिए भी तुरंत हाँ कह दिया। मैं सौभाग्यशाली खुद को महसूस करता हूँ कि आज दोपहर 3 बजे वो 100 बच्चे भिड़े कन्या विद्यालय में थे और आज उनके पहली क्लास की शुरुआत ये एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने करी। ये 100 बच्चों का भी भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ वो बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं उससे बाहर निकाल करके उससे समाज के बीच में लाने के दृष्टि से 2 साइकोलॉजिस्ट हम लोग नियुक्त कर रहे हैं जो हमारे इन 75 बच्चों को और ये 100 बच्चों को ट्रीट करेंगे। ये बच्चे 75 नहीं हैं, ये 8वीं का बच्चा जिस दिन 12वीं में जाएगा उस दिन 450 बच्चे हो जाएंगे। इसका मतलब ये 450 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं और महानगर पालिका आने वाले 5 साल के बाद 75 ऐसे नागरिक देगी जो देश में उच्च शिक्षा विभूषित करके नागपुर महानगर पालिका का नाम रोशन करेगी। और ये सब जनता से ही है, 1 पैसा महानगर पालिका का नहीं है। अच्छा, बगैर पैसा लगे जनता के सहयोग से नियोजन करना, यही करने का मैंने निर्णय लिया। मैं और एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ। ये स्वामी जी की जयंती थी और नागपुर विद्यापीठ में मुझे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर बोलने का मौका मिला। अब ईश्वर कैसे कैसे लीला रचाता है। जिस मंच पर खड़े होकर के विद्यार्थी के रूप में, एक स्पर्धक में रूप में दयाशंकर ईश्वर से कामना करता था कि आज मेरा चयन हो जाना चाहिए, मुझे इंटर यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे यूनिवर्सिटी के टीम में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उसी मंच पे दयाशंकर बीज वक्ता के रूप में उपस्थित थे और वाइस चांसलर श्रोता के रूप में उपस्थित थे। अभी ईश्वर क्या कराएगा कोई हम कह नहीं सकते। वहाँ समारोह समाप्त हुआ, मैं चाय पीने के लिए बैठा। अब ब्राह्मण खाए पिए और बगैर मांगे आ जाए तो संभव ही नहीं। मैंने वहाँ भी एक विषय रखा। मैंने विषय रखा कि सर 151 कॉलेज में आपकी NSS की टीम है और ये NSS की टीम नागपुर महानगर पालिका में जो पुतले हैं इनकी बड़ी दुर्व्यवस्था है। महापुरुषों के पुतले लगाने के लिए सब संगठनाएं आ जाती है, लेकिन पुतले लगने के बाद मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता।
इसलिए इस पुतलों के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आपके एक कॉलेज की एक एनएसएस की टीम अगर ले तो उसको रोज जाने की आवश्यकता नहीं, सप्ताह में एक दिन जाए, मेरा सफाई कर्मचारी वहां आके मदद करेगा। अगर उसकी जगह की सफाई करना है तो फायर ब्रिगेड धोने को भी मदद करेगी, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए करके। और अगर एक कॉलेज की एक टीम जाएगी तो एनएसएस के बच्चों के लिए उसका एक कैंप भी हो जाएगा, एक सोशल विजिट भी हो जाएगा, उसके रिकॉर्ड में भी आ जाएगा, एक प्रमाण पत्र उसके जीवन में काम आएगा। उन्होंने कहा कि भाई विषय बहुत अच्छा है, लेकिन कौन सा कॉलेज वाला तुम्हारे यहाँ टीम भेजेगा, किसको शौक है? हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के कार्यक्रम होते हैं। मैंने कहा कि ग्राम स्वच्छता अभियान लिखा है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि शहर स्वच्छ मत करो करके। आप ग्राम स्वच्छता अभियान के लिए पूरा कॉलेज ले जाओ, लेकिन 5 बच्चे एक चौराहे के लिए डिप्यूट कर दो जो वहाँ आकर के करे, और उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा, यूनिवर्सिटी की अच्छी छवि बनेगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज ने पूछा कि इससे हमको फ़ायदा क्या है करके, तो ये मस्तिष्क क्रियाशील है, इसने काम करना प्रारंभ किया। मैंने बताया कि देखो सर, ये बोला आजकल तो एक पर एक फ्री वाला ज़माना है, इसलिए अगर आपके जो बच्चे नागपुर महानगर पालिका के चौराहों पर आकर के इन पुतलों की देखभाल करेंगे, उन बच्चों को नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग फायर फाइटिंग की फ्री कोचिंग देंगे, सिविल डिफेंस की फ्री कोचिंग देंगे, और उनको एक सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि मेरे विद्यार्थी जीवन में कलेक्टर ऑफिस में सिविल डिफेंस डे को सादर होते हुए मैंने देखा है, सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। और इसलिए मेरे मस्तिष्क में कल्पना है कि मैंने बचपन में जो देखा वो आज फिर से कर सकते हैं करके। और ये 5 बच्चे एक कॉलेज के तैयार हो गए। नागपुर शहर में 68 प्रतिमाएं हैं। 68 प्रतिमाओं के अलावा 14 स्मारक है, अर्थात हमारे यहाँ करीब करीब 86 के आसपास ये सारे हो जाएंगे। और इस स्थिति में 86 महाविद्यालय के 5-5 विद्यार्थियों को अगर मैंने सिखाया तो एक वर्ष में करीब करीब 450 के आसपास विद्यार्थी ऐसे हो गए जो फायर फाइटिंग सीख लेंगे करके। और मैंने संकल्पना की कि एक शहर में एक वर्ष में 450 लोग फायर फाइटिंग सीख के समाज के बीच में रहेंगे, और कहीं किसी बस्ती में कोई दुर्घटना हो जाती है और उसके पड़ोस में वो फायर फाइटिंग करने वाला रहा तो फायर लंगार लगने के बाद फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले वो वहां सेवा देने के लिए मौजूद रहे। क्या बात, क्या बात। शहर में अगर कहीं अंगार लगती है और मेजर फायर होती है, हमारे पास कर्मचारी कम है, तो ये 400 लोग वहां सेवा देने के लिए आ सकते हैं करके। और एक वर्ष में 400 है ना, हर वर्ष जब 400 हो जाएंगे तो 10 साल बाद ये 4000 फायर फाइटर समाज के बीच में हो गए करके। तो ये भी ऐसे ही है, इसमें न यूनिवर्सिटी को पैसा, न महानगर पालिका को पैसा। और मूल भावना यह है कि ये शहर आपको अपना लगना चाहिए। ये शहर आपको अपना कब लगेगा? जब इस शहर के काम में आपका कंट्रीब्यूशन होगा। सही बात। और कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? एनएसएस पुतले की देखरेख करेगी, सामाजिक संस्था हॉस्पिटल का संचालन करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला महाविद्यालय हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाएगा। और यह सारी चीज करते समय जब वो महानगर पालिका के साथ काम करेगा तो उसे वो अपनी लगेगी, और जो चीज अपनी हो ना उसको कोई गाली नहीं देता। और मेरे पास नागपुर महानगर पालिका के इतने प्रवक्ता एक साथ खड़े हो जाएंगे जो महानगर पालिका के सकारात्मक पहलू को हमारे सामने लाएंगे। दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत दुख के साथ, कि एपीजे कलाम साहब के नाम से एक स्पर्धा का आयोजन किया गया कि हिंदुस्तान के 1000 बच्चे मिलकर के 100 उपग्रह बनाएंगे और अंतरिक्ष में भेजेंगे। उसके लिए स्कूल के बच्चों के नॉमिनेशन फॉर्म बुलाए गए। उसकी प्रवेश फीस 15,000 रुपये थी। कोरोना का कार्यकाल था और मेरे महानगर पालिका के स्कूल के बच्चे ये सक्षम थे कि वो उसमें जा सके करके। ये बिष्ट नाम की हमारी एक शिक्षिका है, सुरेंद्रगढ़, आप जानते हो सुरेंद्रगढ़ एक स्लम बस्ती है, वहाँ के स्कूल की 2 बच्चियाँ हैं, बहुत होनहार है, पिछले 2 वर्षों से राष्ट्रीय पुरस्कार साइंस एग्जीबिशन में लेकर के आ रही है। उसने उन दोनों का नामांकन करने का निर्णय लिया। सब बंद था, वातावरण भी महानगर पालिका का उस समय दूषित चालू था। ऐसे वातावरण में किसके समक्ष हाथ फैलाऊं, ये यक्ष प्रश्न उस मैडम के मन में आया और उन्होंने उसी पोर्टल पर डाल दिया कि मैं महानगर पालिका के 2 होनहार छात्रों को भेजना चाहती हूँ, इनका स्पॉन्सर अगर कोई बन जाएगा तो ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि केरल के मुख्यमंत्री ने महानगर पालिका के 2 बच्चों को दत्तक लिया। क्या बात। केरल के मुख्यमंत्री। और वो दोनों बच्चे ये 7 फरवरी को विश्व इतिहास लिख करके आए। और सुरेंद्र नगर की रहने वाली वो दोनों बच्चियां, जिनके दोनों के पिता आचार्य का काम करते हैं, वे
विद्यार्थी साइंटिस्ट बनी। हाँ 10 विद्यार्थियों ने मिलकर जो उपग्रह बनाया उसमें से एक उपग्रह उन्होंने बनाया। क्या बात। और यह उपग्रह केवल बना नहीं, यह उपग्रह 7 तारीख को अंतरिक्ष में गया और विश्व के इतिहास में पहले बार अंतरिक्ष यान से नहीं, हीलियम बलून के साथ में 35,000 मीटर पर उसको प्रक्षेपित किया गया। ये नागपुर की मेरी बेटियां हैं। महानगर पालिका के बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, वे अच्छे हैं, उन्हें एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसी दिशा में जाकर के मैं आगे कार्य करूं। और आपने पूछा सांस्कृतिक महोत्सव की बात, तो हम यहाँ आए तो आने के बाद आदरणीय किशन जी ने याद दिलाई कि महानगर पालिका की 25वीं वर्षगांठ पर रजत जयंती वर्ष में बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए थे। इस वर्ष भी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में मैं कोशिश करूंगा कि देशभक्ति से परिपूर्ण ही कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा हो करके, कारण आज के वातावरण में मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों को मनोरंजन भी अगर देना है तो राष्ट्रीय चेतना के साथ दो। विद्यार्थियों को मनोरंजन भी अगर देना है तो राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ दो। विद्यार्थियों को शिक्षा भी अगर देना हो तो उसमें राष्ट्रीयता का समावेश होना नितांत आवश्यक है। कारण पाठ्य पुस्तकों में से तुलसी गायब है, कबीर गायब है, संस्कार देने वाले सारे कवियों को हमने गायब कर दिया। मैंने 5वीं क्लास में पुस्तक पढ़ी, उसमें महापुरुषों का इतिहास था, अब वो पुस्तक भी नहीं है, न महापुरुषों के चेहरे हैं। जब इस राष्ट्र के महापुरुष और इतिहास इस देश के बच्चों को नहीं पढ़ाए जाएंगे तो आप कल्पना कीजिए, रास्ते से गुजरते समय अगर सेंट्रल एवेन्यू रोड पर कोई व्यक्ति लुंगी पहन करके, तहमत पहनकर मूंछ पर ताव दे रहा होगा तो बच्चा यही पूछेगा कि इसने कौन से ओलंपिक में कुश्ती का इनाम जीता था। उसे पता नहीं होगा कि इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है करके। इसलिए राष्ट्रीय संस्कार देने की नितांत आवश्यकता है। मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करूंगा। मेरी तैयारी है कि 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक ये 9 दिन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शुरू किया था, उस दिन से लेकर के 15 अगस्त तक रोज राष्ट्रीयता के विषय को लेकर के राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि नागपुर शहर में एयरफोर्स का एक बड़ा कार्यक्रम हो, एयर मॉडलिंग शो हो। हमारे यहाँ जो डेयर डेविल है, इसका एक मुख्य बाहर नागपुर के रास्ते पर दोनों तरफ जनता खड़ी है और हमारे सैनिक डेयर डेविल का कार्यक्रम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम हम लोग करें। इस प्रकार सेना के शस्त्रों की प्रदर्शनी से लेकर के सारी चीज़ों का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। अभी अनायास बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा विशेष रूप से। एक संस्था है विभा फाउंडेशन, वो मेरे पास एक प्रस्ताव लेकर के आई और उन्होंने कहा कि भैया आप बार बार मिलिट्री करें। एक्चुअल गांधी बाग बगीचा मैंने आज़ादी के स्वर्ण जयंती में बनाया था। आज़ादी के डायमंड जुबली ईयर में बजरिया में एक परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित मैं उद्यान बना रहा हूँ कर। तो उसी पड़ोस का रहने वाला एक बच्चा है कि आप सेना को लेकर के बना रहे हो, तो महानगर पालिका के बच्चों के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं। वो एनसीसी के एयरविंग से जुड़ा हुआ है। वो सारे लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम तय किया। महानगर पालिका के 500 बच्चों के सामने एयरफोर्स क्या होती है उसकी जानकारी देंगे, उसमें प्रवेश करने के लिए क्या क्या पात्रता लगती है उसकी जानकारी देंगे, शस्त्रों की जानकारी देंगे और उसके बाद वहाँ पर एक एयर मॉडलिंग शो करेंगे करके। हमारे शिक्षण अधिकारी से मैंने उनका परिचय कराया। उन्होंने कहा कि अभी बच्चे कमा रहे हैं इसलिए अगले महीने लेंगे। अब अगले महीने जब उन्होंने पूछे कि किस तारीख को लेना है, तो मैंने तो बताया कि मैं हर चीज़ों से संस्कार देने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कहा कि 23 मार्च को लीजिए, भगत सिंह का शहादत दिन है करके, कारण विषय की प्रासंगिकता भी होगी और बच्चों को अगर भगत सिंह बोलने का मौका मिल गया तो भगत सिंह के बारे में बच्चों को जानकारी मिल जाएगी करके। तो समाज में चाहे विज्ञान हो चाहे साहित्य हो, मैं तो बता रहा हूँ रुग्णालय से भी संस्कार देने की बात अगर हम लोग कह रहे हैं करके, तो इस दृष्टि से इस शहर के नागरिक को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करने की दिशा में नागरिकों के सहयोग से एक दिशा की ओर ले जाना यह विशेष दायित्व मैं कर रहा हूँ। एक संकल्प मैंने लिया है भैया कि मैं गटर के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं पावसाड़ी नाली के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं रोड के बारे में और स्ट्रीट लाइट के बारे में नहीं बोलूँगा। इन विषयों को लेकर के मेरा नगर सेवक अगर आता है उन समस्या का निराकरण करने के लिए तो वो मैं करूँगा। वो देखने के लिए 145 नगर सेवक है, लेकिन इस शहर को एक अलग दिशा देने के लिए केवल महापौर है। इसलिए महापौर का अलग एजेंडा होगा, नगर सेवकों का अलग एजेंडा होगा। सामाजिक सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराना महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन मेरे एजेंडे की प्राथमिकता जो होगी वो शहर के सोच की दिशा को बदलना, नागरिकों का सहयोग देना और नागरिकों के सहयोग से इस जन संस्था का पुनर्जीवन करना, इस प्रकार की भावना है। क्या बहुत काम की जानकारी आपने दी।
अब हम जनता की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा एक जनमानस वाली बात। प्रायः आम लोगों में एक ये धारणा है कि राजनीति का जो क्षेत्र है वो कुछ अजीब सा हो गया, यानी इसमें सही लोगों की जो दखलंदाजी या पार्टिसिपेशन ये कम, वहाँ साहित्यकार नहीं है, वहाँ संस्कृति वाले लोग नहीं हैं, वहाँ समाज सेवक भी बहुत कम होने लग गए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक दिन यह आएगा कि ये लोग सिर्फ वोटिंग मशीन में अपना वोट डालने वाले तक सीमित रह जाएंगे। ये कुछ पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है ना कि कहीं साहित्यकारों को भी रखे, सांस्कृतिक कार्यक्रम कलाकारों को रखे, शिक्षाविदों को रखे। अब मैं इसमें ये तो नहीं कह सकता कि ये नहीं है, कारण आपने मेरा परिचय देते समय बताया कि ये साहित्यकार भी है, ये कविता भी लिखता है, ये भाषण भी करता है। इसीलिए तो प्रश्न आपसे कर रहा हूँ मैं। कमी है ऐसे लोगों की, और मैं तो कहता हूँ जिन व्यक्तियों में संवेदनाएं हैं वे यही लोग हैं। सही बात। और इनका राजनीति में रहना नितांत आवश्यक है। इसलिए नितांत आवश्यक है कि संसद में बैठ करके बालकवि बैरागी और उनके पूर्वज सुमन जी से लेकर के सब, वो कांग्रेस पक्ष के सांसद होते हुए भी पंडित नेहरू के विरोध में सभागृह में भाषण करते थे। कारण ये अजात शत्रु होते हैं, इन्हें पार्टी से कोई लेने देना नहीं होता। यह तो सीधा सीधा जो राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में, वही बात करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों ने राजनीति में होना चाहिए। मैं इस मत का हूँ। ये बात अलग है कि आपको जो मैंने पहले बताया कि ज़माना परावर्तित हो रहा है, पेटी से पैदा होने वाले लोग कम हो गए और पेट से पैदा होने वाले ज़्यादा हो रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि जो पेट से पैदा होने वाले हैं वो धन वैभव से तो परिपूर्ण होते हैं, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा उन पर कम होती है। ऐसे लोग राजनीति में नितांत आवश्यक है, जिन पर माँ सरस्वती की कृपा, ऐसा मुझे भी लगता है। कोई प्रश्न पूछना चाहता है, या तो तिवारी जी से या महापौर से? पहले तय कर लीजिए किससे पूछना है। हाँ पूछिए। महापौर जी, आपको नागपुर का महापौर ने सिरमौर कहते हुए मुझे खुशी हो रही है। मेरा एक रिक्वेस्ट है या एक मेरे मन में जो विचार है कि जैसा जो आपने पुतलों के बारे में बातचीत की, बहुत अच्छी आइडिया है आपकी। एक मेरे मन में एक संकल्पना ये है कि हमेशा पुतलों को लेकर सांप्रदायिक मतभेद बहुत बार होते हैं, कहीं पुतला टूट जाता है, कहीं कुछ होता, तो आपसे बैर जो है एक बहाना मिल जाता है। तो क्यों ना कोई ऐसी परिकल्पना की जाए जैसे एक ही लेवल पे, एक ही बड़े ग्राउंड पे सभी पुतलों को स्थापित करके और उनकी देखरेख का जिम्मा नगर पालिका द्वारा किया। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं 1997 में पहले बार महानगर पालिका में निर्वाचित होकर के गया, और संयोग था उस समय नितिन जी गडकरी पालक मंत्री थे, और पालक मंत्री के रूप में नितिन जी गडकरी बरडी पुल का निर्माण कर रहे थे। और जब वो बरडी पुल का निर्माण कर रहे थे तो उस निर्माण कार्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को और झांसी की रानी की प्रतिमा को एक जगह से दूसरी जगह हटाया गया। अब झांसी की रानी की प्रतिमा के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा जब हटाने लगी तो गडकरी जी आरएसएस के हो गए, देवेंद्र जी आरएसएस के हो गए, और हम गांधी के विरोधी हो गए। बड़ा अजीब माहौल, अजीब लगता है। लेकिन गांधी जी को ससम्मान एक जगह स्थापित किया गया, पूरा ध्यान रखा गया कि वो सम्मान कायम रहना चाहिए। आज शहर के सारे आंदोलन की शुरुआत वहाँ से होती है। और उस दिन सभागृह में मुझे भाषण देने का मौका मिला, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि गांधी और आरएसएस ऐसा शब्द क्यों आना चाहिए, ये तो महानगर पालिका का सभागृह है, यहाँ हम पुतला हटाना कि नहीं हटाना इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने सभागृह में कहा था कि जो व्यक्ति खैबर बार में बैठ करके दारू पीता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चौराहे पर, उसको गांधी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने बोलना बंद कर दिया। और उस दिन मैंने सभागृह में ये विषय रखा था जो आपने रखा, लेकिन उसमें एक अड़चन इस प्रकार से है कि पुतले की देखरेख करने के लिए तो कोई तैयार नहीं है, लेकिन पुतले को स्थानापन्न करने के लिए जिस दिन हम निर्णय लेंगे ना, सारे लोग रास्ते पर उतरने के लिए तैयार है। एक उदाहरण गांधी जी की प्रतिमा का मैंने आपको बताया। अभी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की एक प्रतिमा तुकडोजी चौक पर लगी हुई है। किसी ने कहा कि यह जो पुतला बना है, यह पुतला बरोबर नहीं है। उसमें भी राजनीतिक आरोप हुआ कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का जो हाथ रहता था वो ऐसा रहता था, पुतले में ऐसा हाथ बना, ये तो अटल जी करते हैं।
वाह, ये क्या बात है। अरे आरोप कैसे लगते हैं आप कल्पना के बाहर। हमने दूसरा पुतला बनाया, दूसरा पुतले का विरोध हो गया, पुतला नहीं निकालने दिया, वो हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है। वाह, एक राष्ट्रसंत हमारे स्टोर में पड़े हुए। क्या बात है, अब क्या आप बात है। कल्पना कीजिए कि ये जो सारी चीजें हैं, अगर पुतले को उसी जगह पर बदल रहे हैं तो ही विवाद शुरू हो जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह हटाने में बहुत तकलीफ होगी। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जिस शहर ने विजय सागर के पास पूरे शहर के पुतले ला करके लगाए हैं। मैं तो सर का शिष्य हूं, मैंने तो मजाक मजाक में जब सभागृह में भाषण दिया, और नया नगर सेवक था 97 में, तो कुछ गलत भी बोल जाऊं तो बुरा नहीं होता था। मैंने तो कहा था कि सारे पुतले आप एक साथ लगा दोगे तो एक व्यक्ति का भी अगर जन्मदिन होगा तो सब एक साथ ताली बजाएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, कितना अच्छा लगेगा करके, इसलिए लगा दो करके। वो हास्य था, मेरा बचपना था, मैं पहले बार निर्वाचित होकर के गया। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि एक ही जगह अगर पुतले लग जाए तो उससे सौंदर्य में नैसर्गिक 4 चांद लगते हैं। उस समय मैंने पुतलों की संख्या मैंने आपको बताई कि शहर में 68 पुतले हैं। हम लोग गांधी सागर के पेरिफेरी में अगर उनको लगा देते और उसका ठीक से नियोजन करते तो पुतलों की विडंबना नहीं होती, पुतलों की देखभाल ठीक से हो पाती, और 4 अक्षर रख करके हम लोग 68 पुतलों की देखभाल कर सकते थे। लेकिन शहर इसके लिए तैयार नहीं है। और कोई प्रश्न? हाँ, पूछिए। अभी आपने कहा कि लक्ष्मीपति के पास सरस्वती नहीं, तो मेरा प्रश्न है कि सरस्वती वालों के पास लक्ष्मी कब मेहरबान होगी? कब मेहरबान होंगी? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। मधु जी आपके सामने बैठे हैं। मधु जी के ऊपर मेहरबान है, हम पर पैसा भी मेहरबानी करने नहीं गई। मैं तो यही समझता हूं कि जिस पर सरस्वती मेहरबान है ना, उसकी लक्ष्मी ही सरस्वती की कृपा है। उसकी लक्ष्मी ही सरस्वती की कृपा है। क्या बात। और कुछ? हाँ, पूछ। सर, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर। पहले यानी 1993 के पहले यूनिवर्सिटी यानी विद्यापीठ में पहले इलेक्शन होते थे। आपने बोला कि उस समय जब एक समझो मैं एक विद्यार्थी हूँ, अगर मुझे आगे चल के एक छात्र राजनीति अगर राजनीति फील्ड में जाना है तो वहाँ एक मंच मिलता था सर। 93 के बाद एक जो बिल ड्राफ्ट हुआ, उसके बाद इलेक्शन वहाँ पे बंद हो गए। अभी फिर 2017-16 में फिर से चालू होने वाला था, फिर से रुक गए सर। एक जब एक युवा राजनीति में जाना चाहता है, उसे वो मंच बंद हो गया। उसके प्रति आप जैसे आप विद्यापीठ में के कार्यक्रम में गए तो आप एक महापौर होने के नाते, क्योंकि एक आप छात्रों के प्रति आप एक मेन व्यक्ति दिखते हो कि एक काम करोगे, तो सर इसमें आप क्या कर सकते हो? नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। पंडित बोल, आप पंडित जी से मिल लो जाके। जी सर। वो दिशा निर्देश देंगे आपको बराबर क्या करना है। देखिए, ये विषय ऐसा है कि आदरणीय सागर भाई ने मुझसे पूछा कि आप कॉलेज के समय राजनीति में जाते थे तो घर के लोग नाराज नहीं होते थे क्या? वहाँ की गुंडा गर्दी, ये शब्द वापरा उन्होंने। जिस समय इलेक्शन बंद करने का निर्णय लेने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा, उस समय महाराष्ट्र और कुछ राज्यों में शिक्षा क्षेत्र में जो चुनाव होते थे उसके कारण वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित होने लगा था, गुंडों का साम्राज्य आ गया था। लेकिन उसमें सुधार करने के लिए उसको हमेशा के लिए बंद कर देना ये कोई सुधार नहीं है। वातावरण को अच्छा बना करके हम इसको कर सके, इस प्रकार का नियोजन होना चाहिए। चुनाव आज भी होते हैं, लेकिन चुनाव करने का तरीका बदल गया। अब चुनाव ऐसे होते हैं कि जो मेरिट में विद्यार्थी होते हैं उनको हम लोग यूआर बना देते हैं और वो मिल करके यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट का चयन कर लेते हैं। इसमें कम से कम जो मध्यम शिक्षा प्राप्त करने वाला, मध्यम मानसिकता का युवक है, उसके साथ अन्याय होता है। इसलिए सबको चुनाव में समावेश का मौका मिलना चाहिए। मैं इस मत का हूँ। आदरणीय देवेंद्र जी जिस समय मुख्यमंत्री थे तो मैंने स्वयं निवेदन दिया था कि आप भी छात्र राजनीति से ऊपर आए हैं, मैं भी छात्र राजनीति से ऊपर आया हूँ, इसलिए हमने इसको शुरू करना चाहिए। लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो नहीं हो सका। मैं व्यक्तिगत इस मत का हूँ कि छात्र चुनाव होने चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में जो पैटर्न से छात्र चुनाव होते थे वो नहीं होने चाहिए। महाराष्ट्र का पैटर्न ये है कि यूआर मिल करके यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट तय करते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव होता है वैसा चुनाव होता है और शहर के सारे विद्यार्थी मिल करके यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट तय करते हैं। जिस दिन शहर के सारे विद्यार्थी मिल करके यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट तय करेंगे उस दिन यूआर को किडनैप करने वाली प्रथा बंद हो जाएगी और गुंडागर्दी वहाँ समाप्त हो जाएगी। इसलिए पैटर्न में चेंज करने की नितांत आवश्यकता है। तो और कोई प्रश्न? तो पंडित जी,
महापौर जी, आप हमारे आग्रह में आए यहाँ पे संवाद कर, कोरोना काल में भी इतने लोग उपस्थित है, ये हमारे लिए संतुष्टि की बात है। और आपने बहुत अच्छी बातें कही और कई बातें सचमुच में एक दिशा निर्देश देने वाली थी। वितरणबंदी साहित्य सम्मेलन आपका आभारी है और आप तमाम लोग भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। मैं वितरणबंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से आपका आभार मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में इसी प्रकार कार्यक्रमों में आपकी यही उपस्थिति नजर आएगी। शुक्रिया।